विद्युत पोल के जंपर में अचानक हुई स्पार्किंग के बाद पोल में दौड़े करंट। पानी निकासी के अभाव में सड़क पर बह रहा नाले का पानी, क्षेत्रवासियों व दुकानदारों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। सिद्धपीठ काली माता मंदिर में प्रतिष्ठित हुई काली माता की मूर्ति शोभायात्रा में पहलवानों ने किया अखाड़ा प्रदर्शन। और नया गांव में पति ने ही की थी मुंह दबाकर पत्नी की हत्या, सदर थाना पुलिस ने किया हत्या का राजफाश। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के विजयनगर रोड मुक्तिधाम स्थित सिद्धपीठ काली माता मंदिर में गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। शहर के हिंदूवादी संगठनों की ओर से निकाली गई शोभायात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अजमेरी गेट स्थित रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारे से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर भाग लिया। इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी तो पुरुष भजन गाते हुए चल रहे थे। रामद्वारा से शुरू हुई शोभायात्रा अजमेरी गेट, फतेहपुरिया चौपड़, महादेव जी की छतरी, एकता सर्किल, तेजा चौक, सूरजपुल गेट, बांके बिहारी मंदिर चौराहे से होकर मुक्तिधाम पहुंची। शोभायात्रा मार्ग में शहर की विभिन्न व्यायामशाला के पहलवानों तथा विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए अखाड़े का प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी अखाड़ा प्रदर्शन देखने के लिए उमड़ पड़े। शोभायात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। शोभायात्रा के दौरान भगवान राधा कृष्ण तथा काली माता की मूर्तियों की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। शोभायात्रा के दौरान विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लक्की मकवाना, हनुमान बन्ना, मुकेश माली, बाबू सिंह गहलोत, हेमंत पहलवान, कपिल तंवर, गोलू पहलवान, प्रकाश साहू, कमल बागनीवाल, काली मकवाना, पंकज राजपूत, राजेश मोदी, राजवीर चौहान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। शहर के सेंधा रोड स्थित बापूनगर में गुरुवार सुबह एक 11,000 केवी के विद्युत पोल के जंपर में अचानक स्पार्किंग हो गई। अचानक हुई स्पार्किंग के कारण आसपास के लोग सहम उठे। काफी देर तक हुई स्पार्किंग के कारण विद्युत पोल में करंट दौड़ने लगा। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाय विद्युत पोल के छू गई, जिसके फलस्वरूप करंट लगने से एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्पार्किंग की खबर विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को देने के बाद भी संबंधित क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद नहीं की गई, जिसके कारण यह हादसा घटित हो गया। गाय की मौत से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने इसके लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए गाय की मौत का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि स्पार्किंग के कारण क्षेत्र की लाइन ट्रिप हो गई, जिसके कारण पास ही की कॉलोनी की लाइटें बंद हो गई। जानकारी के अभाव में कॉलोनी के लोगों ने विद्युत विभाग को क्षेत्र की लाइटें बंद होने की जानकारी दी तो वहां से पुनः लाइन चालू करा दी गई, जिसके कारण गाय करंट की चपेट में आ गई। विरोध प्रदर्शन तथा नारेबाजी कर रही महिलाओं में शामिल गाय की मालिक सुखी देवी ने बताया कि गाय ने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। गाय की कीमत 50,000 रुपए है तथा अब मां के अभाव में बच्चे की भी मौत हो जाएगी। विरोध प्रदर्शन की सूचना के बाद विद्युत विभाग के जयन संतोष जांगीर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाते हुए मामला शांत किया। 11,000 किलोवाट की लाइन निकल रही है, उसके बराबर उसी खंबे के ऊपर डोमेस्टिक लाइन भी लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट होने से जमीन में करंट फैल गया। हमारी गाय निकल रही थी, गाय निकलते ही बुला रहे, लेकिन वो जमीन में करंट फैलने से भागने लगी तो उससे भागना नहीं आया और करंट फैलने से वो करीब 50 फुट आगे जाके बराबर खंबे में नीचे गिर गए, अपनी जान दे दी। और यही हादसा आज के करीब 2 महीने पहले भी हुआ था, वही सेम वापस दोहरा दिया। और इस लाइन के ऊपर हमेशा हर 2-3 महीने में होता रहता है। जब भी मौसम खराब होता है, छोटा मोटा आंधी तूफान बरसात होती है, उसमें करंट फैलता है। आगे भी 2 आदमियों की जान गई है आज के साल भर पहले।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इस लाइन के ऊपर। प्रशासन आता है, देख के चला जाता है। इनके कर्मचारी इतने भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आते हैं डोमेस्टिक लाइन को ऐसे तार पुराने जोड़ तोड़ करके चले जाते हैं, और जिसकी लाइन टूटती है उसके 100-500 रुपये ले लेते हैं, नहीं देते हैं तो उसकी लाइन जोड़ते नहीं है। और हमारे को यहाँ पे रहना है, रात दिन हमारे को खतरा है। कपड़ा धोती का करंट आया और हमारी जान जाने को खतरा है। हमारे यहाँ लाइन हटाओ। शहर में विगत 2-3 दिनों से हो रही बूंदाबांदी के बाद ही शहर के कई क्षेत्रों में नालों की साफ सफाई की पोल खो गई। हालात यह हो गए कि नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा, जिसके कारण आवागमन में परेशानियां होने लगी। ऐसा ही नजारा शहर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन में प्रवेश द्वार के पास ही एक आवासीय बस्ती होकर एक पानी निकासी के लिए नाला बनाया हुआ है। नाले की साफ सफाई का आलम यह है कि पूरा का पूरा नाला कचरे में से अटा पड़ा है। गत 2-3 दिनों से हो रही हल्की बरसात के बाद ही नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों तथा आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण गंदे पानी की बदबू से लोग खासे परेशान है। दुकानदारों ने बताया कि दुकानों के आगे नाली में पानी भरा होने के कारण सामान लेने आने वाले ग्राहकों को भी खड़े होने में परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए नगर परिषद प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए शीघ्र ही नाले की साफ सफाई करवाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बरसात के बाद ही हालात ऐसे बन जाते हैं, तो फिर बरसात के दिनों में हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आने जाने में काफ़ी परेशानी रहती है और बीमारी वगैरह रहती है, मच्छर का भी बहुत फर्क पड़ता है और कस्टमर आ नहीं पाता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कृपा करके नगर परिषद को ये बात पहुंचाई जाए। हमने हालांकि 1-2 बार पहले शिकायत करी भी है, पर फिर भी क्या है, सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये जल्द से जल्द हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। रेलवे का काम चल रहा है करीब 1.5 साल से। उन्होंने आगे पूरा शहर का पानी आता है, आगे उन्होंने नाला बंद कर रखा है काम करने के लिए। काफ़ी बार शिकायत है कि 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, चलता रहा कार्यक्रम। पीछे न्यू कॉटन प्रेस है, उसका भी पानी सब यहीं आता है, ऊपर का सारा पानी यहीं आता है। सारा आके जब आगे रास्ता जाम हो गया तो जाएगा कहाँ से? उससे आगे छावनी वाले वो गंदा पानी ले नहीं सकते। तो ये शहर की ज्वलंत समस्या है हमारे एरिया की। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं आयुक्त से, एसडीएम से कई बार शिकायतें कर चुका हूँ। अतिक्रमण कर रखा है, चाय की एक दुकान है पेऊ के ऊपर बनी हुई, पूरा अतिक्रमण कर रखा है। रोज नए ग्राहक आते हैं रेलवे स्टेशन में, किसके से झगड़ा करें, थक हार गए। और राजनीतिक व्यवस्था जो है इस शहर की, वो भी इसमें उजागर होती है कि जिनको भी बोलते हैं आते जरूर हैं, होता कुछ नहीं है। अब अपन किसी की मिन्नत तो, कोई सभापति की या किसी की मिन्नत तो कर नहीं सकते। जो है एक दिन तो ठीक होना ही होना है, उस इंतजार में बैठे हैं। बाकी निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था का भी कारण रहा है कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। इस जगह पे ये हम तो क्या तंग आई, कोई सुनाई नहीं होता, किसके पास जाऊँ, आपके उसके पास जाऊँ हम तो। शहर के मसूदा रोड स्थित तिजारती सर्राफान गौशाला के बाहर स्थित श्री सालासर बाल हनुमान मंदिर की मूर्ति स्थापना की वर्षगांठ पर गुरुवार को कलश यात्रा का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल सदस्यों की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। सातपुलिया स्थित फतेहपुरिया बगीचे से शुरू हुई कलश यात्रा में विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए बगीचे से शुरू हुई कलश यात्रा केसरी नंदन गार्डन, दिलवाड़ा रोड, पपीहा गार्डन से मानगंज मोहल्ला होते हुए तिजारती सर्राफान गौशाला के बाहर स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का मार्ग में शहरवासियों ने स्वागत किया। कलश यात्रा समाप्ति के पश्चात मंदिर में पुजारी जितेंद्र शास्त्री के सानिध्य में शास्त्र धारा व पूजा अर्चना करवाई गई। इसके पश्चात महाआरती के बाद दोपहर के समय भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कलश यात्रा के दौरान कुशाल, गौरू, सुनील, प्रकाश, भगवान दास, रमेश चंद्र, कालू, भगवान, शिव प्रकाश, चेतन, राहुल, शंकर लाल, उमा देवी, नेहा देवी, सुनीता, कौशल्या, अन्नू देवी, माया, शीला तथा विमला देवी आदि शामिल थे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत दुर्गावास के ग्रामीणों ने कोटड़ा काबरा मुख्य मार्ग पर स्थित शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने सरपंच गणपत सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कोटड़ा
कोटड़ा काबरा के मुख्य मार्ग पर स्थित शराब की दुकान पर दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन शराबी यहां पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्र की शांति खराब होती है। साथ ही उक्त मार्ग से गुजरने वाली छात्राओं तथा महिलाओं के साथ भी अश्लील हरकतें होती रहती है। वर्तमान हालात ये है कि अभिभावकों को छात्राओं को उक्त चौराहा पार करवाकर स्कूल भेजा जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि शराबी आसपास के मकानों की दीवारों पर पेशाब आदि कर देते हैं, जिसके कारण मकानों की दीवारें भी गंदी हो रही है। मना करने पर शराबी लोगों से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि विगत 6 मार्च 2014 को भी इसी चौराहे पर शराब ठेकेदार तथा उसके लोगों ने स्टैंड पर खड़े लोगों पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसका मुकदमा जवाजा थाने में दर्ज है। ग्रामीणों ने क्षेत्रवासियों की परेशानियों को देखते हुए शीघ्र ही कार्यवाही पर उक्त शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सूबेदार घीसू सिंह चौहान, दीप सिंह, सुखदेव सिंह, शंकर सिंह, चेतन सिंह, बीरम सिंह, लक्ष्मण सिंह, मनोहर सिंह, मोती सिंह, नैनू सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। लोकसभा चुनाव के कारण एक बार फिर रिजल्ट के दिन को बदला गया है। पहली से चौथी, छठी, 7वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम अब 9 मई को जारी होंगे। पहले परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि निदेशालय ने 30 अप्रैल तय की थी। अब 9 मई को परीक्षा परिणाम की घोषणा व रिपोर्ट्स कार्ड का वितरण सार्वजनिक स्थल पर अभिभावकों व ग्रामीणों की मौजूदगी में बाल सभा आयोजित करके किया जाएगा। शिक्षा विभाग के शिविर पंचांग 2018-19 में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा के लिए 30 अप्रैल को तिथि निर्धारित की गई थी, परंतु प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 29 अप्रैल व 6 मई को होने में ऐसी स्थिति में माध्यमिक निदेशालय ने पूरे राज्य में परीक्षा परिणाम घोषणा में एकरूपता को देखते हुए पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन कर 9 मई की तिथि निर्धारित की है। विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद आगामी कक्षाओं में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अन्य विद्यालयों से स्थानांतरित या नव प्रवेशित विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में अंतिम परीक्षा परिणाम आने तक के लिए अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। उधर शिक्षकों ने विभाग के बाल सभा में दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था को उचित नहीं ठहराया है। शिक्षकों का कहना है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित बाल सभाओं में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे तो इससे बच्चों पर विपरीत असर पड़ेगा। कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के मन में हीन भावना का विकास होगा। साथ ही दूसरे अभिभावकों की नजरों में ऐसे बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखेंगे। शिक्षकों ने विभाग से रिपोर्ट कार्ड केवल स्कूल में ही दिए जाने के निर्देश जारी करने की मांग की है। चुनाव के तहत शिक्षा विभाग में इस सत्र की जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि थी, पूर्व में 30 अप्रैल थी, उसके बाद में 3 मई की गई, उसके बाद में फिर पुनः अभी 9 मई की गई है। और लोकसभा चुनाव तो 29 अप्रैल को और 6 मई को होने हैं, उसके बाद में ये परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाएगा। अभी परीक्षा परिणाम को लेकर के सभी प्रकार की तैयारियां शिक्षक वृंद पूरे कर रहे हैं और काम भी होना है। और उसके बाद तुरंत अस्थायी प्रवेश भी बच्चों को सभी कक्षाओं में दिया जाना है, विभाग के आदेश दिए गए। वास्तव में समुचित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। बच्चों को छुट्टियों से पहले इस बात की जानकारी मिल जानी चाहिए कि वो जिस कक्षा में जा रहा है उसको पाठ्यक्रम की जानकारी मिल जाए। लेकिन 9 मई को जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो बात की गई है वो है बाल सभा में, और वो भी सार्वजनिक मंच पर जाकर के बच्चों के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना विभाग ने आदेश दिए हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों के लिए एक खुशखबरी है। विभाग की ओर से परिचालकों को नियमित चेकिंग से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में विगत 27 मार्च को जयपुर मुख्यालय में आयोजित डिपो मैनेजरों की बैठक में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें परिचालकों को नियमित चेकिंग तथा उससे होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की बात कही गई है। निर्देश में बताया गया है कि अगर कोई भी परिचालक जो वर्तमान में जिस रूट पर चल रहा है, अगर लगातार 3 माह तक वह अपना निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो विभाग की ओर से उसे अपनी पसंद का रूट चुनने की आजादी होगी। अपनी पसंद का रूट चुनने की आजादी के साथ ही संबंधित परिचालक को विभाग की ओर से की जाने वाली नियमित चेकिंग से भी मुक्ति मिल सकेगी। लेकिन इन सब के साथ परिचालक को अपने पसंदीदा रूट का लक्ष्य लगातार प्राप्त करना होगा। ब्यावर डिपो मैनेजर RS राजावत ने बताया कि मुख्यालय की ओर से इस प्रकार के आदेश मिल गए हैं। आदेशों के मुताबिक काम शुरू किया जा रहा है। राजावत ने बताया कि विभाग ने राजस्व प्राप्त तथा परिचालकों को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने वाले परिचालकों को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग से आजादी मिल सकेगी।
विभाग के इस प्रकार से एक और जहां राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही चेकिंग के कारण रास्ते में खराब होने वाला समय भी बचेगा, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। को दिनांक 27 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो हमारे परिचालक है जिन्होंने अपना टारगेट 3 माह तक लगातार अचीव किया है, वह अपने मर्जी के हिसाब से अपना रूट, निर्धारित रूट को पसंद कर सकते हैं और चेकिंग प्रणाली से मुक्त हो सकते हैं। उसके अंदर हम उनको एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे जिसके अंदर कोई और दूसरी चेकिंग वाले कोई भी चेक नहीं कर पाएंगे, और वो लेकिन वो अपना रूट का जो संबंधित टारगेट है वो जमा कराएंगे। राजस्थान रोडवेज में मुख्यालय के आदेश पर ईटीएम मशीनों के लिए 1 अप्रैल से पीबीआईएक्स कंपनी को ठेका दे दिया गया है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश के आगारों में ईटीएम मशीनें प्राप्त नहीं हुई है। नई ईटीएम मशीनें नहीं मिलने तथा पुरानी ठेका कंपनी टाइमेक्स की अधिकांश मशीनें होने के कारण कई परिचालकों को मजबूरीवश सामान्य पत्रक से टिकट काट कर देना पड़ रहा है, जिसके कारण परिचालकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावर आगार डिपो के मैनेजर रघुराज सिंह राजावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018 में प्रदेश भर के आगारों में ईटीएम मशीनों के लिए टाइमेक्स कंपनी से करार किया गया था। टाइमेक्स कंपनी का ठेका मार्च माह में समाप्त हो चुका है और कंपनी की अधिकांश मशीनें भी खराब हो गई है। मार्च माह में ठेका अवधि समाप्त होने के बाद मुख्यालय ने पीबीआईएक्स कंपनी को ठेका दिया है। नवीन ठेकेदार ने कंप्यूटर सहित सामग्री तो भिजवा दी है, लेकिन अब तक ईटीएम मशीनें नहीं मिली है, जिसके कारण परिचालकों को पुरानी टाइमेक्स कंपनी की मशीनों से ही टिकट काटने पड़ रहे हैं। लेकिन कंपनी की अधिकांश मशीनें खराब होने के कारण कई मार्गों पर परिचालकों को सामान्य पत्रक से टिकट काटने पड़ रहे हैं। राजावत ने बताया कि शीघ्र ही पीबीआईएक्स कंपनी की ईटीएम मशीनें मिल जाएगी और हाथ से टिकट काटने वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में ईटीएम मशीनें खराब होने के कारण इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। ईटीआई मशीन का ठेका नई कंपनी को हो चुका है पीबीआईएक्स को, जिसके तहत यहाँ कंप्यूटर प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी ईटीआई मशीन प्राप्त नहीं हुई है। और पुरानी टाइमेक्स कंपनी की जो ईटीआई मशीन चल रही है उसमें बहुत सी ज़्यादा ख़राब है, तो उसके तहत कुछ परिचालकों को टिकट बैग भी जारी किए हुए हैं। अब ये जल्दी इसकी ईबीएक्स की जो ईटीएम मशीन आ जाएगी उसके बाद ये टिकट बुकें बंद हो पाएगी। अभी तक तो ये व्यवस्था चल रही है कि कुछ परिचालकों के लिए टिकट बुक और कहीं का ईटीएम मशीन है। सदर थाना अंतर्गत ग्राम नया गांव में मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में हुई एक विवाहिता की हत्या प्रकरण का सदर थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही राजफाश कर दिया। सदर थाना अधिकारी शमशेर के अनुसार विवाहिता का पति ही उसका हत्यारा निकला। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान हुए विवाद के दौरान पति ने पत्नी का मुंह दबाकर तथा गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया तथा स्वयं घर से फरार हो गया था। विवाहिता की मौत की जानकारी परिजनों को मंगलवार सुबह हुई थी। थाना अधिकारी शमशेर ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें जानकारी मिली थी कि देलवाड़ा नया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। जानकारी के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान विवाहिता के पिता फतेहपुरिया दोयम निवासी सुखदेव पुत्र परसाराम मेघवाल ने एक शिकायत देकर बताया कि उसकी पुत्री किरण को 15 अप्रैल को राजी खुशी उसके ससुराल नया गांव छोड़कर आया था। अगले दिन सुबह उसके पास पुत्री की सास मुन्नी देवी का फोन आया था कि किरण की मौत हो गई है। इस पर वह एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचा था। किरण को लेकर एकेश पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। सुखदेव ने बताया कि किरण को ढंग से देखने पर पाया कि उसके गले पर गला घोंटने के निशान थे, जिसके कारण उसकी हत्या की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने सुखदेव की शिकायत पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश पीहर पक्ष के सुपुर्द की तथा अनुसंधान शुरू किया। थाना अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पाया कि किरण का पति मनोज पुत्र सुखदेव अपनी पत्नी को अजमेर बुला रहा था, लेकिन किरण घर में शादी की बात कहते हुए अगले 2-3 दिनों में अजमेर आने का बोल रही थी। इसके बाद मनोज ने किरण को फोन किए, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। इस बात को लेकर वह अपनी पत्नी से नाराज हो गया। नाराज मनोज ने अपने ससुर को फोन कर छुटकारे के लिए बोल दिया तथा शाम को अपने घर नया गांव आ गया। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को मनोज के परिजन किसी शादी समारोह में चले गए और मनोज तथा किरण घर में अकेले थे। इस दौरान दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया और उसने आवेश में आकर किरण का मुंह दबा दिया, जिसके कारण उसकी दम घुटने के कारण मौत हो गई।
घटना से घबराया मनोज घर से फरार हो गया। पुलिस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मनोज को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और उसको पूर्व से ही वह पति जो है परेशान करता रहा है दहेज की मांग को लेकर और प्रताड़ित भी करता रहा है। इस संदेश पर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होकर श्री गिरधर सिंह जी हैं आरपीएस प्रोबेशनर निवास सीओ बेहौर का इंचार्ज है, उनके द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। टीम गठन की गई और टीम ने तकनीकी सहायता, जो आरोपी मुख्य आरोपी है पति उसका मनोज, मृतका का पति मनोज, उसको लेकर आए और जुर्म प्रमाणित मानते हुए उसको अरेस्ट किया, माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। उसे काफ़ी समय से अपनी पत्नी से झगड़ा चला आ रहा था और वो 2 दिन के लिए उसकी पत्नी कोई शादी के प्रोग्राम में गई थी। फिर उसके बाद कल रात को ही वापस आई है। रात के समय इनकी आपस में तू में हुई बात। बढ़ते बढ़ते गुस्से में इसने अपनी पत्नी का नाक और मुंह दबाया और वो वहीं बिस्तर पे गिर गई। इसके बाद ये घबरा गया और घबरा के ये घर छोड़ के भाग गया रात को 1:30-2 बजे करीब। उसके बाद आज हम उसको लेकर आए। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्यावर चैप्टर के द्वितीय स्थापना दिवस पर विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें शहरवासियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। महावीर बाजार में आयोजित कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि JSG इंटरनेशनल फाउंडेशन मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद दर्डा थे, जबकि अध्यक्ष अपेक्स डायरेक्टर विमल सिंघवी थे। समारोह गौरव श्री राजबाई रांका चैरिटेबल ट्रस्ट, समारोह भूषण बलवंत कुमार यशवंत कुमार रांका, विशिष्ट अतिथि RAS खुशाल चंद साहू, सिटी थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह थे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्यावर चैप्टर, जीतो टीम, लेडीज विंग व यूथ विंग की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रमोद दर्डा के कविता पाठ से हुई। कविता तिवारी लखनऊ की ओर से सरस्वती वंदना का पाठ किया गया। इसके बाद कवि प्रताप फौजदार आगरा, दिनेश रघुवंशी दिल्ली, जानी वैरागी धार, चंदन राय मुंबई, श्वेता सिंह बड़ौदा और अर्जुन अलहड़ कोटा ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर जमकर कटाक्ष करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां प्रदान की। इस अवसर पर जीतो क्लब के चेयरमैन बलवंत रांका, सचिव डॉक्टर नरेंद्र पारक, कार्यक्रम संयोजक मनीष रांका, लेडीज विंग चेयरमैन वीना नाहर, सचिव कमलेश बंट, यूथ विंग चेयरमैन भूपेश बंसाली, नीरज जैन, चंदू कोठारी, दीपचंद कोठारी, देवराज लोढ़ा, महावीर रांका, सुनील उस्तवाल, संदेश नाबेड़ा, दिनेश कटारिया, पवन डेढ़िया, रतन कोठारी, रवि सुराना, सुनील जैन, दिनेश कोठारी, विमल सर्राफ, विनोद नाहर सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। कवि सम्मेलन का मंच संचालन दिनेश रघुवंशी ने किया। श्रमिकों को लाभ देने के उद्देश्य से संचालित विभिन्न योजनाओं का गलत पंजीयन करवाकर लाभ लेने वाले श्रमिक व उनका सत्यापन करने वाले श्रम संगठनों पर मुख्यालय सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। अब श्रमिक या उनका सत्यापन करने वाले श्रम संगठनों पर पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय ने प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय में आदेश देकर श्रम निरीक्षकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों द्वारा किए गए आवेदन का भौतिक सत्यापन करने के आदेश दिए। जहां श्रमिक के श्रम कार्य से जुड़े नहीं होने पर श्रमिक व श्रम संगठन के खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय को लंबे समय से फर्जी व्यक्तियों की ओर से श्रमिक डायरी बनाने के साथ ही लाभ प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसको देखते हुए पूर्व में ऐसी ही शिकायत के आधार पर ई मित्र संचालकों पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसे में पूर्ण रूप से इसे समाप्त करने के लिए मुख्यालय के आदेशानुसार निर्माण क्षेत्र से जुड़े अनेक पंजीकृत श्रम संघों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही है कि श्रम संगठन ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में BOCW अधिनियम में हिताधिकारियों के पंजीयन के लिए सत्यापन व संतुष्टि कर रहे हैं, जो वास्तव में निर्माण श्रमिक नहीं है और गलत सत्यापन के आधार पर ऐसे व्यक्तियों का पंजीयन लाभार्थी के रूप में हो रहा है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुख्यालय ने अब सख्त रुख अपनाते हुए लाभ लेने वाले श्रमिकों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश देते हुए गलत पाए जाने वाले श्रमिकों के साथ ही संगठन के भी लाइसेंस निरस्त करने को कहा है।
लेबर इंस्पेक्टर अशोक मीणा ने बताया कि वर्तमान में संगठनों की ओर से श्रमिकों को लेटर पर सील लगाकर संगठन से जुड़े होने के साथ ही निर्माण श्रमिक का कार्य करने का सत्यापन कर देते हैं। इस पर निर्माण श्रमिक नहीं होने के बावजूद ऐसे लोग विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को रोकने के लिए मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के साथ मतदान की उपयोगिता के बारे में प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रम चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन यह जागरूकता ब्यावर आगार में फैल होती दिख रही है। इसी का नतीजा है कि इस बार प्रशासन ने ब्यावर आगार के कर्मचारियों को चुनाव के दिन ड्यूटी पर होने के बावजूद मतदान करने की सुविधा दे रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से ऐसे कर्मचारियों के लिए आगार प्रबंधक को फॉर्म 12 देकर उन्हें भरकर शीघ्र ही जमा कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उक्त फॉर्म के आधार पर कर्मचारियों को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा सके। लेकिन अब तक मुख्य प्रबंधक सहित 7 कर्मचारियों ने ही फॉर्म 12 भरा है। प्रशासन को यह फॉर्म संख्या 12 3 दिन में भर के जमा करवाने हैं तथा फॉर्म 12 दिए हुए प्रशासन को 1 हफ्ते से अधिक समय हो चुका है। आगार के अधिकारियों ने बताया कि यह फॉर्म भर के देने के बाद ही निर्वाचन विभाग की ओर से डाक मत पत्र जारी किए जाएंगे। आगार कर्मचारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में आगार के कर्मचारियों को डाक मत की सुविधा नहीं मिलने से मतदान करने से वंचित रह गए थे, जिसमें आगार के मुख्य प्रबंधक सहित 150 से अधिक कर्मचारी मतदान से वंचित रहे थे, क्योंकि आगार के वाहन चलने वाले अधिकांश चालक परिचालक अन्य जिले के होने के साथ ही जो स्थानीय भी है, उनकी ड्यूटी इस प्रकार है कि वह मतदान के समय नहीं रहे थे। ब्यावर आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन आगार के 93 चालक व परिचालक ड्यूटी पर रहेंगे, जिनमें 63 परिचालक व 30 चालक है, जो अल सुबह होते ही बसों को लेकर जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सीकर आदि शहरों के लिए रवाना हो जाएंगे। आगार के कर्मचारियों ने बताया कि आगार में कुल 268 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें से मुख्य प्रबंधक सहित 100 से अधिक कर्मचारी, जिनमें चालक परिचालक भी शामिल है, जो अन्य शहरों से है। ऐसे में चुनाव के दिन ड्यूटी देने के कारण डाकमत पत्र जारी होने पर ही मतदान का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन डाकमत पत्र निर्वाचन विभाग की ओर से तभी जारी होगा जब कर्मचारी फॉर्म 12 भर कर देंगे। अब तक मुख्य प्रबंधक सहित 5 परिचालक व 1 चालक ने ही फॉर्म संख्या 12 भर के दिया है। श्री सुलभ टंडन जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के प्रभारी बनाए गए हैं, उनके द्वारा ये ब्यावर आगार के अंदर फॉर्म नंबर 12 दिए गए हैं, जो कि कर्मचारी से भरवा कर वापस उनको लेने हैं और वो फॉर्म में हम निर्वाचन आयोग को सुलभ टंडन को उपलब्ध कराएंगे, जिसमें अभी तक मेरा और परिचालक वर्ग में 5 और चालक वर्ग में 1 कुल 7 फॉर्म नंबर 12 प्राप्त हुई। जल्दी से जल्दी कोशिश है कि ये और फॉर्म आ जाए और जमा से कि यहाँ इसमें ड्यूटी के हिसाब से 150 के लगभग कर्मचारी की फॉर्म आनी चाहिए। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के गायनिक वार्ड में अवैध वसूली करते हुए गत 12 अप्रैल की रात हुए वीडियो वायरल के बाद एपीओ हुई 2 दोषी कार्मिक शुक्रवार को पुनः एकेश ज्वाइन करने पहुंची, जहां उन्हें ज्वाइन कराने की बजाय चिकित्सालय प्रशासन ने हाथों हाथ उन्हें चार्जशीट थमाते हुए पुनः मुख्यालय के लिए रवाना कर दिया। जानकारी के अनुसार अवैध वसूली के मामले में पीएमओ डॉक्टर MK जैन ने वार्ड में ड्यूटी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी नीतू कंवर एवं छोटी बाई को एपीओ करते हुए उन्हें जयपुर मुख्यालय पर ड्यूटी देने के लिए कार्य मुक्त किया था, लेकिन दोनों ही कार्मिकों को शुक्रवार को चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन ने पुनः ब्यावर भेजा और चिकित्सालय प्रशासन को निर्देश दिए कि इनके खिलाफ चार्जशीट बनाए, उसके बाद उन्हें मुख्यालय के लिए भेजे। दोनों ही कार्मिक शुक्रवार को एकेश पहुंचे और उक्त आदेशों के तहत ज्वाइन कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन पीएमओ डॉक्टर जैन ने उन्हें ज्वाइन नहीं करवाया और उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसके चार्जशीट बनाकर उन्हें पुनः मुख्यालय में उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही यह भी अनुशंसा की है कि दोनों कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे में उन्हें पुनः ब्यावर चिकित्सालय में नहीं लगाया जाए। ज्ञात रहे कि 12 अप्रैल की रात सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें मदर एंड चाइल्ड विंग के गायनिक वार्ड में भर्ती प्रसूता के परिजन से एक पलंग से दूसरे पलंग तक ले जाने के नाम पर एक युवक पैसा वसूल करते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए चिकित्सालय प्रशासन ने उक्त युवक के खिलाफ सिटी थाने में FIR दर्ज करवाई थी तथा उस समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को एपीओ किया था।
साधु मार्गी संघ के नवम पट्टधर कुशल नायक युग प्रधान आचार्य रामलाल महाराज का 66वां जन्म दिवस गुरुवार को समता भवन में शासन प्रभावक सेवंत मुनि महाराज तथा शासन प्रभावक धर्मेश मुनि महाराज आदि ठाना विपर्याय ज्येष्ठा कमला कंवर महाराज के सानिध्य में तप त्याग स्वाध्याय प्रवचन तथा दोपहर में अंतराक्षरी व शाम को प्रतिक्रमण व संवर के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शासन प्रभावक धर्मेश मुनि ने कहा, आचार्य श्री में ज्ञान दर्शन चरित्र से कोई कमी नहीं है, वरना इनको पद की लालसा थी, यह सब हम आज देख रहे हैं। उन्होंने कहा, कितने भी उतार चढ़ाव आए, यह तो समुन्दर है, इनको अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया था, इसी कारण अभी तक 310 के लगभग श्रावकों को दीक्षा दे चुके हैं। राम गुरु की आज्ञा विचारणीय है, गुरु आज्ञा में चलना पहला कर्तव्य है। जग भला कहे या बुरा कहे, मेरा अभियान जारी रहेगा। सारे जैन समाज की धारणा अलग, साधु मार्गी संघ की अलग है। ब्यावर में यह भी नियम है, धर्म स्थान के आसपास 200 फीट तक ढोल बाजा बजाना मना है। श्री प्रशम मुनि ने गुरु की महिमा रामेश चालीसा गाते हुए कहा कि सत्संग में सुख मिलता है। आचार्य रामेश के जन्म के बाद 10 वर्ष की उम्र में खेल खेल में बीमारी की वजह से संतों की संगत होने से कई त्याग कर लिए थे, फिर भी बीमारी बढ़ती गई। कार्यक्रम समता महिला मंडल के अध्यक्ष शशिकला डांगी व साधु मार्गी संघ के अध्यक्ष गराज गुलेच्छा ने अपने भाव रखे, वही विमलेश ओस्तवाल ने भजन प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समता युवा संघ के नवरत्न ओस्तवाल ने विचार प्रकट करे। संघ प्रवक्ता नौरतमल बाबेल ने बताया कि अंताक्षरी केसरिया कार्यशाला में संतोष कांकरिया तथा सुनीता लोढ़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री हुक्मी चंद ओस्तवाल ने किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विद्युत पोल के जंपर में अचानक हुई स्पार्किंग के बाद पोल में दौड़े करंट। पानी निकासी के अभाव में सड़क पर बह रहा नाले का पानी, क्षेत्रवासियों व दुकानदारों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। सिद्धपीठ काली माता मंदिर में प्रतिष्ठित हुई काली माता की मूर्ति, शोभा यात्रा में पहलवानों ने किया अखाड़ा प्रदर्शन। और नया गांव में पति ने ही की थी मुंह दबाकर पत्नी की हत्या, सदर थाना पुलिस ने किया हत्या का राजफाश।